नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज बाय तुषार पर। तो आज से हम शुरू करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्चर फर्स्ट। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं कि ये क्यों यूज़ होती है, मेनली क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हर चीज़ें सी पे बेस्ड हैं। ओरेकल जिसने जावा बनाई है, ओरेकल एक कंपनी सी पे बेस्ड है। कोड लाइब्रेरी एंड्रॉयड की सी पे बेस्ड है। ऐसी कई सारी पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हुए हैं। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर रिटन इन सी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन सी। ऐसे सी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये सब कुछ इतने रीड कीजिएगा एक बार। स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग स्किल्स बिल्ड करती है। बेस सी कवर बेसिस फीचर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होती है। कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोसेस, अगर हम किसी कॉलेज वगैरह में भी जाते हैं तब भी ज़रूरी होती है ये। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये मार्टिन रिचर्ड, इन्होंने BCPL बनाया था, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी से भी बहुत पहले की बात है, 1966 में बनाया था। फिर आती है बी लैंग्वेज। केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज बनाई थी 1969 में, और यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया था। ये कुछ कंप्यूटर की बातें हैं, आप इन्हें वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ये भी वही कुछ है आगे। ये मशीन लैंग्वेज के बारे में है। ऐसे ही कुछ मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और असेंबलर। मशीन लैंग्वेज 01, असेंबली लैंग्वेज कुछ सिंबॉलिक कोड्स डिफाइंड कर दिए हैं जिन्हें हम मीमोनिक कोड भी कहते हैं। ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी इजी होती है, बट डिफिकल्ट होती है क्योंकि याद नहीं कर पाते हम इनको। और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है असेंबलर। वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज होती है, 2 लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज आ जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है आपकी ये C++, जावा, पाइथन, कोबॉल, बेसिक्स, ऐसे की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लेकिन मेनली सी हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब सी को ट्रांसलेट करने के लिए हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है, ऐसे पहली लाइन में चेक करा, दूसरी लाइन में चेक करा, फिर तीसरी में चेक किया। अगर पहली में ही एरर आपका मिल गया तो वो वहीं स्टॉप करके एरर आपको शो कर देगा। अगर कंपाइलर है तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल करेगा, देखेगा, उसके बाद आपको एक ही बार में सारे एरर जनरेट करके दे देगा। अगर यहाँ पे सारे एरर एक ही बार में जनरेट करके दे देगा आपको। और सी के बारे में कुछ करना सुनते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको पता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के काम आती है। मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिनसे हार्डवेयर डिवाइसेस डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, ठीक है, इंटरेक्ट कर सकें उनसे। जैसे हमारा हो गया सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया हमारे पास वर्ड पैड, और हमारा कीबोर्ड, दोनों आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं। इस वजह से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। C programming is considered as the base of all other programming languages. That is why it is known as mother language. मदर लैंग्वेज इसलिए यूज होती है ये क्योंकि ये इसका बेस है। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे हाई लेवल पे है, इस वजह से आपको ये जरूर आनी चाहिए। अब ऑल्सो डिफाइंड एज मदर लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी सिस्टम पे प्रोग्राम की जाती है, और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड। ये फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर स्टेप बाय स्टेप पे इसके स्ट्रक्चर्स प्री डिफाइंड हैं, और कुछ आप खुद भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं।
जिन्हें हम यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताई दी है, ये हाई लेवल को भी सपोर्ट करती है, लो लेवल को भी सपोर्ट करती है। हिस्ट्री पे आ जाते हैं तो ये हमारे डेनिस रिची, उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में एट बेल लेबोरेटरी, जो कि अब AT&T से जानी जाती है। फुल फॉर्म इसकी मानी जाएगी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, अमेरिका में लोकेटेड है। सी वॉज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। उसके बाद इसके यूज क्यों किया जाता है, इसके लॉट ऑफ फीचर्स होते हैं। सिंपल है, मशीन इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब मैं जो कोड दूंगा वही कोड आपके उसमें भी चल सकेंगे, ठीक है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, हाई लेवल, लो लेवल, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, रिच लाइब्रेरी, इसमें हर फंक्शन आपके पास पहले से ही प्रोवाइडेड है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, हर चीज़ का मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से किया गया है। जैसे अगर इंट का साइज लिया जाए तो वो किसी जगह पे 2 बाइट होता है, कहीं पे 4 बाइट होता है। हम कोड ब्लॉक यूज करेंगे इस पूरे सीरीज में, तो कोड ब्लॉक में इंट का साइज 4 लिया गया है। फास्ट स्पीड है, अब कंपाइल करेंगे फटाफट से स्पीड आ जाएगी। ये पॉइंटर और रिकर्जन मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। ये एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मतलब हम इसके प्रोग्राम को बहुत लंबा कर सकते हैं जितना हम कर चाहें। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, वही सेम चीज़ें हैं। ये पॉइंटर और रिकर्जन का वादा मैंने आपसे किया कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद अगर सी डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड का होता है, सबको पता है। तो हमें उसको करने के लिए क्या चाहिए, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, कंपाइलर जो कि हमें सी के लिए कंपाइल करना है। सी कोड को हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइल करना है तो एक कंपाइलर चाहिए, सी कंपाइलर। एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए जो कि हमें कोड को रन करा सकें। अब ये तीनों चीज़ें को सॉफ्टवेयर एक ही होता है जिसका नाम हम कहते हैं IDE। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब IDE किस तरह के होंगे सी के लिए, ये आपके सामने कुछ नाम दे रखे हैं। टर्बो सी, देव C++, कोड ब्लॉक, ऐसी बहुत सारे और भी होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करेंगे कोड ब्लॉक। आप कहीं पे भी नेट पे सर्च कीजिए डाउनलोड कोड ब्लॉक, ठीक है, आपको ये बता देंगे। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट प्रोग्राम पे, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं अब हम। जी, तो अब आ गए हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा। ये हमने कोड ब्लॉक खोला, कोड ब्लॉक से फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे एम्प्टी फाइल, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N, ठीक है। तो अब इस पे आई, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम #include stdio.h #include conio.h void main clr printf hello world get ch, ये सब लिखा हुआ है। ये सब है क्या, आगे बताएंगे हम आपको। पहले इसको सेव करते हैं, आपको रन करा के दिखाने। सेव करते हैं, सेव करने के लिए ये ओपन हो गया। हम इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे लोकेशन याद रखिएगा। उसके बाद हम डाल देते हैं भाई फर्स्ट program.c इसका सरनेम है, जिसे हम एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। सेव किया, सारा कलर चेंज हो गया। एक बार हम इसे CLR SCR से भी वो भी हटा देते हैं। उसके बाद अब इसे सेव करा के रन करा के देखते हैं रन कैसे होगा। बिल्ट एंड रन, F9 इसका वो है, शॉर्टकट है। अब यहाँ पे ये कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा, आपका नहीं होगा तो ये आपका रन कर गया। अब हमने गेट ch लगाया था, इस वजह से हमसे इनपुट मांग रहा है तो एग्जीक्यूशन टाइम आपको दिखा दिया, ये 4.089 सेकेंड में रन हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं क्या वो समझते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम, इसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम। ये जो हमने पहली लाइन लगाई थी,
फर्स्ट प्रोग्राम डबल स्लैश के आगे, ये है क्या? इसे हम कमेंट कहते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट है। इस सिंगल लाइन में जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओ, ये कमेंट है। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट चाहिए होता है तो हम कैसे लिखते हैं? मल्टी लाइन मतलब ये पूरा का हमको कमेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये पूरा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। मतलब हैश स्टार से शुरू करेंगे, स्टार हैश से शुरू करेंगे, स्टार हैश पे खत्म करेंगे। एक बार आपको दिखा दूं, ये प्रोग्राम है हमारा। यहाँ पे ये पूरे को कमेंट बनाना है। ये गए हैश स्टार, ये पूरी कमेंट लाइन आ गई। ठीक है, अब हमें कमेंट बनाना है यहाँ तक, स्टार हैश, ये पूरा कलर में आ गया, ये पूरा कमेंट लाइन हो गई। ठीक है, समझ गए? आगे ये हैश इंक्लूड क्या होता है? जो हमने हैश इंक्लूड लगाया था पहले, हैश हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जो इंक्लूड कराने के काम आता है। किसी चीज को इंक्लूड करने में, और इंक्लूड का मतलब तो इंक्लूड होता ही है। हैश प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर को प्रोसेस करने से पहले बताता है कि आपको करना क्या है। इंक्लूड कमांड इंक्लूड करने के काम आती है। ये हेडर फाइल क्या होती है? जो हमें इंक्लूड करती है, जिसके अंदर ढेर सारे फंक्शंस, लाइब्रेरी प्री डिफाइंड पहले से ही बने हुए हैं, जो कि हमें पहले से बना के दिए गए थे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी द फंक्शंस आर पुट इन डिफरेंट हेडर फाइल। तो अब हेडर फाइल डिफरेंट है, हर चीज हर एक के अंदर नहीं मिलती है। जैसे ही हमने कॉमनली दो यूज की थी, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड है। इसके अंदर ढेर सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको। प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन, स्कैन एफ, स्कैन फंक्शन, ऐसे और भी बहुत सारे आगे यूज होते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। ये कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल इसका नाम होता है। और उसके बाद ये इसमें ढेर सारे फंक्शन होते हैं, जैसे हमने CLR, SCR और गेट CH यूज किए गए थे। गेट CH क्यों यूज किया था हमने? क्योंकि हमें, अगर हम टर्बो सी पे चलाते हैं तो स्क्रीन होल्ड नहीं होती है, और अगर टर्बो इसमें C प्लस कोड ब्लॉक में चलाते हैं तो ये पहले से अंडरस्टूड होता है कि स्क्रीन होल्ड करानी ही करानी है। इस वजह से ये 2 बार हमसे कैरेक्टर मांगा था। गेट CH होल्ड कराने का काम आता है, लेकिन कोई भी कैरेक्टर लेगा ये तब एग्जिट करवाएगा। उसके बाद ये CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन हम तब यूज करते हैं जैसे हम टर्बो सी यूज करते हैं, तो उसमें पहले से अंडरस्टूड नहीं होता, तो CLR SCR लगाना जरूरी होता है। और CLR SCR टर्बो सी में लगाएंगे तो वो पुराना जितना भी आउटपुट होगा उसे सब क्लियर करके नया आउटपुट देगा। और कोड ब्लॉक में ये पहले से ही अंडरस्टूड होता है। ऐसी स्ट्रिंग्स की, मैथ्स की, मेमोरी की बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की, और भी बहुत सारे। फिर मेन फंक्शन क्यों यूज होता है? वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन एक ब्लैंक रिटर्न टाइप है। अगर हमें कुछ भी प्रोग्राम बनाना है तो उसे खाली निकालना पड़ेगा, खाली रहेगा तभी तो उसमें मेमोरी स्टोर होगी। मेन फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जो स्टार्ट करने के काम आता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के। CLR मैंने बताई दिया, लेकिन वो conio.h हेडर फाइल में प्रेजेंट होती है, क्लियर स्क्रीन के काम आती है। सेमीकोलन हमें बताता है कि हमारा लाइन एंड हो चुकी है स्टेटमेंट, हमें अब नेक्स्ट लाइन पे रीड करनी है। प्रिंट एफ हमारा stdio.h में प्रेजेंट होता है, ये प्रिंट कराने के काम आता है। जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हो वो भी सब प्रिंट करा देता है ये। गेट CH ये conio.h में प्रेजेंट है, और ये स्क्रीन होल्ड कराने के काम आती है जब तक हम इसमें, स्क्रीन रुकी रहेगी जब तक हम इसमें कोई भी कैरेक्टर पास ना कराएं इससे। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है सी में? C के नाम से हमने फाइल बनाई, प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स इंक्लूड कराता है सारी। फिर sum.i की फाइल बन जाती है। अब sum.i की फाइल बन जाती है तो ये हमें शो कहाँ होती है? शो होती है, ये हमें नहीं होती है, ये वाली हमें शो होती है, ये वाली .obj जो कंपाइल कराने के बाद आती है, जो हमें कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कोड जनरेट करता है। उसके बाद लिंकर सारी लाइब्रेरीज को लिंकर सारी लाइब्रेरीज को ऐड करता है। उसके बाद जो हमारा आउटपुट वाली स्क्रीन होती है .exe वो शो होती है हमारे पास। हमने अभी वो रन प्रोग्राम कराया था तो हमारे पास .c
.obj जो कि .o के नाम से शो होगी और .exe 3 फाइल हमारे पास प्रेजेंट होंगी। एक बार आपको चेक करा देता हूँ, हमने डेस्कटॉप पे सेव करी थी, डेस्कटॉप पे .c .o .exe, ठीक है। अब कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन हमारी डिवाइडेड होती है 80 कॉलम 25 रोज में। वी रिप्रेजेंट टोटल 2000 कैरेक्टर ऑन आउटपुट स्क्रीन और डिफॉल्ट कर्सर लोकेशन होती है 11। अब गो टू फंक्शन हमारे पास होता है जो कर्सर कहीं पे भी मूव करा देता है एक्स वाई के अगर फॉर्म में आप लिखेंगे तो। क्लियर ऑल, जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा पूरी स्क्रीन क्लियर करके दे देगा आपको। डेल लाइन, ये जहाँ पे भी कर्सर होगा वो वाली लाइन पूरी डिलीट करके दे देगा। इंसर्ट इंस लाइन, ये हमारी इंसर्ट करके दे देगा लाइन जहाँ पे भी कर्सर होगा। कर्सर कहीं पे भी शिफ्ट करने के लिए गो टू फंक्शन आपको बताई दिया, गो टू एक्स फाइल। ये सारे फंक्शन conio.h हेडर फाइल में प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।